हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसेंशियल्स ऑफ आयुर्वेद। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं काय चिकित्सा। काय चिकित्सा हम आप सभी जानते हैं कि थर्ड ईयर प्रोफेशनल का सब्जेक्ट है जो कि फाइनल ईयर में आता है। ठीक है, तो कमेंट्स में आ रहे थे कि सर काय चिकित्सा स्टार्ट करो और पंचकर्मा स्टार्ट करो, तो हम लोग काय चिकित्सा से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देना चाहता हूँ कि हमारा ये जो सीरीज़ है, काय चिकित्सा का जो सीरीज़ है वो कैसे चलेगा। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं काय चिकित्सा को टर्म 2 के टॉपिक से। तो टर्म 2 में कौन से टॉपिक से स्टार्ट कर रहे हैं? टॉपिक नंबर 7 जो कि है रक्तवश स्रोतस के बारे में। ठीक है, रक्तवश स्रोतस के डिजीज़ के बारे में उसमें दिया गया है। ठीक है, हम लोग इस सीरीज़ को कम्प्लीटली NCISM सिलेबस पॉइंट बेस्ड रखेंगे ताकि ईजिली हम लोग एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपरेशन कर सके। ठीक है, अभी NCISM में क्या दिया है ना, देखो अभी हम लोग डिजीज़ कैसे पढ़ रहे थे रक्तवश स्रोतस में। मान लो जैसे हम लोग पहला डिजीज़ आज पढ़ेंगे कामला के बारे में। तो कामला के बारे में हम लोग को निदान, पूर्व रूप, रूप, संप्राप्ति वो सब नहीं। अभी NCISM ने पूरा वो स्पेसिफिक पॉइंट दिया है कि आपको ये आना चाहिए कामला के बारे में। जैसे कामला है तो कामला के बारे में आपको उसका संप्राप्ति विघटन आना चाहिए, फिर उसका चिकित्सा सिद्धांत आना चाहिए, फिर उसका चिकित्सा आना चाहिए। अभी चिकित्सा में दो चीज़ें आ गई, एक तो संशोधन चिकित्सा और दूसरा है संशमन चिकित्सा और बाद में पथ्य अपथ्य। तो मेनली तो ये उन्होंने सिलेबस में हर एक डिजीज़ के लिए ये वाला जो पॉइंट है, ये 4 पॉइंट पे ही बहुत ही ज़्यादा फोकस किया है और एग्ज़ाम में इसी से रिलेटेड क्वेश्चन भी डालेंगे। जैसे क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि कामला व्याधि है, कामला व्याधि का संप्राप्ति विघटन करो और इसकी चिकित्सा सूत्र लिख के इसकी चिकित्सा लिखो, ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल लिखो। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन फ्रेम होंगे। आपको लक्षण, पूर्व रूप, कितने टाइप्स होते हैं, अभी उससे वो सेकेंड ईयर में हमने कर लिया रोग निदान में। ठीक है, अभी हमें फोकस करना है फाइनल ईयर के लिए कि कोई भी डिजीज़ आए तो हमको उसका संप्राप्ति विघटन पता होना चाहिए, उसके चिकित्सा सिद्धांत, संशोधन और संशमन चिकित्सा पता होनी चाहिए। ठीक है, और पत्ता पत्ता। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो के टॉपिक को। तो आज का टॉपिक है हमारा, जैसा कि आप जानते हैं, कामला। ठीक है, तो कामला में हम लोग सेम वैसे ही देखेंगे। सबसे पहले जो भी है जो भेद हैं, आपको भेद पता होंगे, सेकेंड ईयर में आप पढ़ के आए होंगे। अगर आपने नहीं पढ़ा तो मेरा रोग निदान का सीरीज चल रहा है, उस पर मैंने कामला पे वीडियो बना दिया है, तो आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। तो हम लोग भेद वाइज उसकी संप्राप्ति देख लेंगे। संप्राप्ति देखने के बाद हम लोग उसका चिकित्सा सिद्धांत देख लेंगे जो कि कम्प्लीटली चरक बेस्ड होगा, चरक चिकित्सा स्थान पे बेस्ड होगा। और फिर हम लोग संशमन चिकित्सा देख लेंगे लास्ट में। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा संप्राप्ति विघटन का पॉइंट। तो शाखागत कामला की संप्राप्ति हम देख चुके हैं, वैसे एक बार रिवाइज कर लेते हैं। रुक्ष, शीतल, गुरु, मधुर आहार द्रव्यों का सेवन करने से, बहुत ज़्यादा व्यायाम करने से, कफ के द्वारा मार्ग का अवरोध होने से जो मूर्छित हुआ वायु है और पित्त है वो अपने स्थान से, यानी कि अभी पित्त का स्थान क्या है, पित्ताशय है, उससे निकल करके वो शाखाओं में चला जाता है, यानी कि त्वचा, रस, रक्त आदि जो भी शाखा में उपलब्ध है वहाँ पे चला जाता है। कैसे? वायु जो है वो पित्त को फेंक देता है। हुआ क्या, देखो फिर से समझो। ये हमने निदान का सेवन किया, निदान सेवन से क्या हुआ, कफ का प्रकोप हुआ। ठीक है, कफ के प्रकोप से क्या हुआ, जो वायु है वो मूर्छित हो गया और मूर्छित होकर वो पित्त को उसके स्थान से क्या किया, पित्ताशय से निकाल कर फेंक दिया। कहाँ फेंक दिया? शाखाओं में फेंक दिया। इस अवस्था में जो पित्त है वो कोष्ठ में नहीं जा पाता है और कोष्ठ में नहीं जा पाने के कारण जो मल है वो उसका क्या, मल कैसा होता है, मल श्वेत वर्ण का होता है। एक बहुत ही पर्टिकुलर वर्ड यूज़ किया है, तिल पिष्ट निभम। ये शाखा आश्रित जो कामला है उसके लिए वर्ड यूज़ किया है आचार्य ने। और जब पित्त शाखाओं में जाता है तो क्या होता है, जो मूत्र है, नेत्र है, त्वचा है, वो सभी क्या हो जाते हैं, हरिद्र वर्ण के समान हो जाती हैं। एक ट्रस लक्षण हमें देखने को मिलता है। ठीक है, जनरल एग्जामिनेशन में। तो ये हमारा है शाखा आश्रित कामला। अभी जो नॉर्मल कामला रोग है उसका संप्राप्ति चक्र कैसा होता है, पांडु रोगी है
तो इसीलिए आप जब आप चरक पढ़ोगे ना, चरक चिकित्सा स्थान, तो 16 अध्याय में दो आचार्य चरक ने पांडु और कामला दोनों को एक साथ ही बताया है। तो आचार्य कहते हैं कि जो पांडु रोगी होता है वो अगर बहुत ही ज़्यादा पित्तवर्धक पदार्थों का सेवन करेगा तो पित्त का प्रकोप हो जाएगा, और पित्त का प्रकोप होगा तो रक्त और मांस का अधिक वहाँ पे दूषण हो जाता है, जिससे कामला रोग उत्पन्न होता है। ठीक है, तो यहाँ पे रक्त और मांस, तो ये ध्यान में रखते जाना कि क्या क्या दूषित हो रहा है, क्योंकि ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल हमारा वैसा ही होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पित्तवर्धक वहाँ पे पदार्थ का सेवन कर रहे हैं तो पित्त का प्रकोप हो रहा है। फिर हमने देखा यहाँ पे कफ जो है वो मार्ग को अवरोध कर रहा है, वायु को मूर्छित कर रहा है। तो ये सब पॉइंट हमारे दिमाग में आना चाहिए कि पित्त प्रकोप हो रहा है, फिर कफ भी वहाँ पे बढ़ रहा है शाखा आश्रित कामला में, फिर वहाँ पे दुष्य में जो शाखागत होते हैं जैसे त्वचा है, रक्त है, मांस है, ये सभी वहाँ पे दूषित हो रहे हैं और तब जाके कामला रोग उत्पन्न हो रहा है। ऐसे ही हम लोग चिकित्सा भी बनाएंगे अपने। ठीक है, तो शाखा आश्रित कामला हमने जो देखा उसका थोड़ा सा चक्र देखते हैं क्या चल रहा है। तो जैसा कि हमने निदान का सेवन किया तो कफ की वृद्धि हुई, कफ वृद्धि हुआ तो उसके द्वारा मार्ग का अवरोध हुआ, मार्ग का अवरोध होने से वायु मूर्छित हो गया, और जो कुपित हुआ वायु है वो पित्त को शाखाओं में फेंक देता है, और नेत्र में, त्वचा में, नख में, मूत्र में वो सभी पीत वर्ण का हो जाता है। और लेकिन मल जो होता है वो कैसा, श्वेत वर्ण का रहता है। क्यों? क्योंकि कोष्ठ में तो पित्त है ही नहीं, पित्त कहाँ चला गया है, शाखा में, तो इसलिए वहाँ पे शाखा आश्रित कामला डेवलप हो जाता है। तो ऐसे हमने संप्राप्ति देखा। अभी घटक कौन कौन से हैं, दोष हम जानते हैं, त्रिदोष हो गया। दुष्य में कौन है, रक्त है, जीर्ण अवस्था में मांस आ जाता है, फिर वहाँ पे स्रोतस में रक्तवह स्रोतस इन्वॉल्व है। अधिष्ठान कहाँ हो रहा है, तो जित शाखा आश्रित हो रहा है, त्वक है, नेत्र है, मूत्र है, नख है। फिर स्रोतसों में दृष्टि किस प्रकार की हो रही है, तो संग भी हो रहा है और विमार्ग गमन भी हो रहा है। अग्नि कैसी है, मांद्य है। स्वभाव कैसा है, चीरकारी है, यानी कि क्रॉनिक होता है। ठीक है, जो जॉन्डिस है वो क्रॉनिक होता है। फिर साध्यता, साध्यता में ये साध्य होता है, और उद्भव स्थान कैसा होता है, आमाशय उत्थ होता है, मतलब आमाशय से ये उत्पन्न होता है। कौन से, शाखा आश्रित कामला। तो ये हमने शाखा आश्रित कामला देख लिया, इसका संप्राप्ति विघटन। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कोष्ठ आश्रित कामला और उसकी संप्राप्ति। तो पांडु रोगी या फिर किसी भी अन्य कारण से, तो रक्त के जो कण होते हैं, तो रक्त के कण कौन होगा, आरबीसी होगा ना, यहाँ पे आरबीसी को बोल रहा है। ठीक है, तो वो जब दुर्बल हो जाता है, ठीक है, दुर्बल हो गया तो बहुत ही अति संख्या में जल्दी जल्दी टूटने लगता है, तो वहाँ पे हीमोलाइसिस हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, हीमोलाइसिस हो रहा है। ठीक है, तो पित्त अधिक बनता है और भी ज़्यादा पित्त बनने लगता है, जो शाखा और कोष्ठ दोनों में जाता है और कोष्ठ शाखा आश्रित कामला को उत्पन्न कर देता है। और यही कालांतर, यानी कि इसको ट्रीट नहीं किया, क्रॉनिक हो गया है, तब वो मांस धातु को भी दूषित कर देता है और फिर कुंभ कामला उत्पन्न कर देता है। तो चक्र देख लो, निदान का सेवन हुआ, रक्त कण बहुत ही ज़्यादा दुर्बल हो गए, तो क्या हुआ, वो टूटने लगे बहुत जल्दी जल्दी, रक्त के कण आरबीसी टूटने लगे और बहुत ही ज़्यादा टूट रहे हैं। अब एक बात बताओ, रक्त का जो मल होता है वो क्या होता है, पित्त होता है। हम सब जानते हैं, हम फर्स्ट ईयर में पढ़ के आए हैं। तो रक्त जब टूटेगा तो उसका मल बन रहा है ना बेसिकली, तो पित्त इसलिए वहाँ पे अधिक हो रहा है, बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है पित्त, तो वो कोष्ठ और त्वचा और तो जो पित्त है वो कोष्ठ में और शाखाओं में बहुत ही ज़्यादा फैल जाता है और कोष्ठ शाखा आश्रित कामला को उत्पन्न कर देता है। आई होप समझ में आ रहा होगा। कुछ भी नहीं समझ में आए, क्योंकि ये पहला वीडियो है, एक्सपेरिमेंटल वीडियो है, आगे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट होंगे, बस सीखना है, कुछ भी करो सीखना है। तो आप लोग भी कमेंट करना कि इसमें क्या क्या इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, तो मैं उसके हिसाब से इम्प्रूवमेंट लाता रहूँगा वीडियो में। फिर
कुंभ कामला हमने देखा कि जब कोष्ठ शाखा आश्रित कामला है बहुत दिनों तक बना रहता है तो वो मांस धातु को भी दूषित कर देता है पित्त, और फिर शरीर में बहुत ही ज़्यादा रुक्षता फैल जाती है और कुंभ कामला रोग उत्पन्न हो जाता है। इसको हम लोग रिलेट करते हैं क्रॉनिक जॉन्डिस विथ एडिमा, क्योंकि कुंभ कामला में हमें एक स्पेसिफिक वहाँ पे शोथ देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? शोथ देखने को मिलता है जब आप इसके लक्षण को पढ़ोगे तो। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हलीमक के बारे में। तो हलीमक क्या है? जैसे कोष्ठ शाखा आश्रित कामला बहुत दिनों तक रहा, उसको ट्रीट नहीं किया तो कुंभ कामला हो गया। उसी तरह शाखा आश्रित कामला को ट्रीट नहीं किया लंबे समय तक तो क्या होगा? धातु का क्षय होगा। धातु का क्षय होने की वजह से वात का प्रकोप होगा और फिर वो हलीमक रोग उत्पन्न कर देता है। इसको बेसिकली ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस है जो कि क्रॉनिक है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस कहते हैं। तो ये हमने जो है वो अपना संप्राप्ति विघटन वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया, ये हमने संप्राप्ति समझ ली। अब हम चलते हैं चिकित्सा की तरफ। अभी चिकित्सा में हम लोग सबसे पहले देखेंगे कामला का चिकित्सा सिद्धांत, और ये हम लोग डायरेक्टली चरक चिकित्सा 16वें अध्याय से पढ़ेंगे। ठीक है, उससे ही पढ़ेंगे, उससे ही मैंने ये कंटेंट पूरा लिया है। तो देखो, संहिता ग्रंथों में जो पांडु है और जो कामला है उसकी चिकित्सा एक साथ बताई है। चरक ने इसकी चिकित्सा जो है वो एक साथ बताई है। ठीक है, और सबसे पहले बोला है कि निदान का परिवर्जन करो। निदान परिवर्जन इज फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट इन एनी डिजीज। आयुर्वेद में बोला जाता है कि पहला कुछ भी करो, निदान परिवर्जन करो ट्रीटमेंट में। ठीक है, दूसरा बोलते हैं, ये यहाँ पे है इसका चिकित्सा सूत्र क्या है? संशोध्यो मृदमी तिक्तः कामली तु विरेचने है। ठीक है, तो क्या करना है? तिक्त द्रव्य जो होते हैं, तिक्त द्रव्य को लेना है और उससे सिद्ध हम लोग को क्या करना है? मृदु विरेचन औषधियों के द्वारा वहाँ पे संशोधन करना है। तो ध्यान में रखो, जब मैं पांडु पढ़ाऊंगा ना तो आचार्य ने वहाँ पे क्या बोला है कि वहाँ पे तीक्ष्ण संशोधन करना है। क्या करना है? तीक्ष्ण संशोधन करना है। लेकिन जब कामला की बात करते हैं वो, तो वहाँ पे बोलते हैं कि मृदु संशोधन करना है। ठीक है, किससे करना है? तिक्त द्रव्यों से सिद्ध मृदु विरेचन औषधियों से वहाँ पे संशोधन करना है। उसके बाद क्या बोलते हैं कि कामला रोगी जो है उसको हमेशा प्रातःकाल इन तीनों में से कोई तो स्वरस पीना चाहिए। ठीक है, कौन कौन सा स्वरस है हम लोग एक बार देखेंगे क्या है। तो 3 गेंडे से याद रखो, 3 गेंडे। तो 3 से त्रिफला का स्वरस, दूसरा है जी फॉर गुड़ुची का स्वरस, एन फॉर निम्ब का स्वरस, वहाँ पे निम्ब पत्र का स्वरस, और डी फॉर वहाँ पे दारू हरिद्रा का स्वरस। उसमें मधु मिला करके सेवन कराया जाता है कामला रोगी को प्रातः काल में। ठीक है, ये हो गया पहला पॉइंट, हो गया हमारा निदान परिवर्जन। दूसरा पॉइंट हमने देखा कि उसको मृदु संशोधन, मृदु विरेचन देना है तिक्त द्रव्यों से। और तीसरा हमने देखा कि उसको प्रातःकाल इनका स्वरस का पान कराना है मधु के साथ। फिर चौथा क्या बोलते हैं? विभिन्न घृतों से के सेवन के बाद, जब घृतों का सेवन करा लिया जाता है, जब स्नेहन हो जाता है, तो उसके बाद सम्यक स्निग्ध रोगी को गोमूत्र के साथ दूध मिलाकर के या फिर केवल दूध पिला करके विरेचन करना है। यहाँ पे भी ये विरेचन के लिए ही बोल रहे हैं, मतलब ऊपर भी तिक्त द्रव्यों से विरेचन ही बोला है, यहाँ पे भी बोल रहे हैं कि तुम क्या करो, पहले सम्यक स्नेहन करा लो रोगी का, उसके बाद उसको गोमूत्र के साथ दूध मिलाकर पिला दो या फिर सिर्फ दूध पिला दो और उससे विरेचन करा दो। और भी क्या बोलते हैं विरेचन करने के लिए? ये देखो 3 चीज़ें बताई हैं कि गोमूत्र के साथ त्रिफला क्वाथ मिला करके 7 दिन तक दिया उसको तो विरेचन हो जाएगा और फिर कामला ठीक हो जाएगा। और क्या बोलते हैं दूसरा? गोदुग्ध में गोमूत्र मिलाकर दिया तो भी विरेचन कर सकते हैं, और भैंस के दूध में भैंस का मूत्र मिला करके 15 दिन तक हम लोग करेंगे तो भी विरेचन होके कामला जो है वो ट्रीट होगा। ठीक है, ये चौथा पॉइंट हो गया हमारा। पांचवा पॉइंट क्या बोल रहे हैं आचार्य कि मार्ग अवरोध दूर करने के बाद, अभी मार्ग अवरोध किससे हुआ था? कफ के कारण हुआ था। किसका हुआ था? वात का हुआ था, जिससे वो पित्त को फेंक रहा था ना शाखा में। तो मार्ग अवरोध दूर करने के पश्चात जब तक
क्या? जब तक मल का रंग प्राकृत ना हो जाए और वायु का शमन ना हो जाए तब तक उसको कटु, तीक्ष्ण, उष्ण, लवण के द्वारा ही चिकित्सा करनी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब तक मार्ग अवरोध दूर ना हो जाए, मल का रंग प्राकृत ना हो जाए, क्योंकि शाखा आश्रित जो कि है मार्ग अवरोध जन्य जो कामला है, उसमें जो मल है वो कैसा आ रहा था? मल जो है वो श्वेत वर्ण का वहाँ पे देखने को मिल रहा था हमें। कैसा दिखने को मिल रहा था? श्वेत वर्ण का। तो जब तक प्राकृत ना हो जाए, वायु का समन ना हो जाए, तब तक उस रोगी को कटु, तीक्ष्ण, उष्ण, लवण इसके द्वारा ही चिकित्सा करनी है। जिससे क्या होगा? पित्त की अधिकता होगी, पित्त बढ़ेगा और शाखागत पित्त जो है वो कोष्ठगत हो जाता है और फिर पित्त के कोष्ठ में आ जाने से मल का वर्ण भी प्राकृत आने लग जाता है। ठीक है। नेक्स्ट सिद्धांत क्या है? तो नेक्स्ट है 6 नंबर सिद्धांत कि कामला रोग से जो ग्रस्त व्यक्ति होता है, अगर तेल के कल्क के समान, यानी कि जो तिल का कल्क होता है, तिल का कल्क जो होता है वो कैसा, थोड़ा सा वाइटिश कलर में होता है, तो उसके समान अगर मल का त्याग कर रहा है तो कफ के द्वारा वहाँ पे पित्त का मार्ग रुकने से कफ नाशक औषधि का प्रयोग करके पित्त की शांति करवाते हैं। ठीक है। ठीक है, तो इतना जो है उन्होंने कामला के बारे में बताया है। अभी 7वां जो है वो क्या बताते हैं? हलीमक की चिकित्सा के बारे में। हलीमक की चिकित्सा कैसे करनी है? तो हलीमक में सबसे पहले स्नेहन करना है। स्नेहन करा करके उसको, रोगी को मृदु विरेचन करना है और मृदु विरेचन करा करके पित्त, वात पित्त नाशक औषधि और मधुर अन्न का सेवन कराना चाहिए। ठीक है, ये हलीमक की चिकित्सा है। और फिर वापस से लास्ट में हलीमक की चिकित्सा में उन्होंने यापन बस्ती का प्रयोग करने को कहा है कि यापन बस्ती का प्रयोग करना चाहिए। और यापन बस्ती देने के बाद बोलते हैं आचार्य कि उसके साथ ही जाठरा अग्निवर्धक उपाय करना चाहिए। तो ये कुछ 8 सिद्धांत हैं जो कि शॉर्ट में है। पूरा चरक इतना ही नहीं है, और भी बहुत सारे हैं, लेकिन शॉर्ट में आपको काय चिकित्सा के लिए इतना आप कर सकते हैं। ठीक है, चिकित्सा सिद्धांत हमने देख लिया। अब हम देखेंगे चिकित्सा पार्ट। तो चिकित्सा पार्ट में हमारा सबसे पहले हमने क्या देख लिया? संशोधन चिकित्सा। स्नेहन करा करके विरेचन करा रहे। कैसे करा रहे हैं? मृदु विरेचन, कभी भूलना मत, मृदु विरेचन कर रहे हैं। ठीक है। अभी मृदु विरेचन के बाद यापन बस्ती और क्षीर बस्ती हम लोग देते हैं किसमें? हलीमक के चिकित्सा में। तो ये हमने संशोधन देख लिया। अब हम देखेंगे संशमन चिकित्सा। तो यहाँ पे मैंने कुछ ड्रग्स जो है वो छाट के रखे हैं, आप इनको याद करेंगे। ठीक है, तो आपको संशमन चिकित्सा में क्या क्या लिखना रहता है? रस लिखना रहता है, वटक लिखना रहता है और लोह योग लिख सकते हैं। ठीक है। सेकंड, वटी, कौन सी वटी दी जाती है? चूर्ण में क्या क्या दे सकते हैं? फिर क्वाथ और आसो अरिष्ट में क्या दे सकते हैं? घृत में। और फिर अवलेह में क्या देना चाहिए? ठीक है, तो कौन सा है? पहला आते हैं हम लोग रस। तो रस, वटक या फिर लोह योग जो है वो, इसकी मात्रा कितनी है? 125 से 250 mg तक दे सकते हैं। अनुपान गोमूत्र, जल या फिर शहद के साथ दे सकते हैं। और इसको हम लोग बीडी यानी कि दिन में 2 बार, ठीक है, दिन में 2 बार देना है। अभी कौन कौन से हैं हमारे पास रस? तो नवा यास्य लोह जिसमें ये प्रमुख घटक हैं, आप देख सकते हैं। फिर धात्री लोह है, योगराज रस है। ये जो योगराज रस है, नवा यास्य लोह है, शिलाजत्तु वटक है, पुनर्नवा मंडूर है, ये सब चरक में आया हुआ है। चरक का जब आप पांडु वाला चैप्टर पढ़ोगे, पांडु और कामला वाला, तो उसमें ये चरक ने बताया है, नवा यास्य, शिलाजत्तु वटक, पुनर्नवा मंडूर। तो इसलिए मैंने उसी को रखा है ताकि आपका उधर भी याद होता रहे। ठीक है, तो ये हमने देख लिया, ये रस यूज़ करेंगे। फिर हम वटी कौन कौन सा यूज़ करेंगे? तो मात्रा पहले 250 से 500 mg मात्रा यूज़ करेंगे अनुपान में, कोष्ण जल के साथ। और आरोग्यवर्धनी वटी और पंचानन वटी यूज़ करते हैं हम लोग। ये इसके प्रमुख घटक है, आप देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास चूर्ण। तो चूर्ण की मात्रा 3 से 6 ग्राम होनी चाहिए अनुपान में, जल और गोमूत्र के साथ। और विशाला चूर्ण और त्रिफला चूर्ण, अगेन ये चरक में आया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है क्वाथ और आसोवरिष्ट। इसकी मात्रा कितनी देनी है? तो 20 से 30 ml बीडी में देते हैं हम लोग। ठीक है, हर चीज़ बीडी में देना है। वटी भी हम लोग बीडी में देंगे, चूर्ण भी बीडी में देंगे। ठीक है, दिन में 2 बार देंगे।
क्वाथ हम लोग ऐसे ही देते हैं, लेकिन जब आसो अरिस्ट यूज़ करते हैं तो इक्वल क्वांटिटी ऑफ वाटर में देना रहता है। जैसे अगर 20 ml अगर हम लोग आसो अरिस्ट यूज़ करें तो 20 ml पानी मिला के देना रहता है। तो पहला हम लोग फल त्रिकादि क्वाथ यूज़ कर सकते हैं, फिर आसो में कुमारी आसो दे सकते हैं, और अरिष्ट में हम लोग बीजक अरिष्ट और धात्री अरिष्ट हम लोग दे सकते हैं। ये इसके प्रमुख घटक हैं, आप देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं घृत। तो घृत की मात्रा कितनी, 10 से 30 ml हम लोग दे सकते हैं। अनुपान जो है वो उष्ण जल और दूध के साथ दे सकते हैं। फिर घृत में पंचतिक्त घृत और द्राक्षा आदि घृत, बहुत सारे घृत हैं। चरक ने बहुत सारे घृत बताए हैं, दारवा आदि घृत है, हरिद्रा आदि घृत है, कटुक आदि घृत है, तो बहुत सारे घृत, दाड़िम आदि घृत है, तो बहुत सारे घृत बताए हैं चरक ने। फिर अवलेह में धात्र्यावलेह और दार्व्यादि लेह, मात्रा 5 से 10 ग्राम, अनुपान जल और दूध के साथ हम लोग दे सकते हैं। तो ये जो है हमने कामला रोग की चिकित्सा देखी, क्या क्या हम लोग चिकित्सा में करते हैं उसके चिकित्सा सिद्धांत, और शमन संशमन चिकित्सा देखी। पथ्य अपथ्य आप पढ़ सकते हैं, पथ्य अपथ्य सभी डिजीज़ में जो है वो लगभग सेम ही रहता है। तो होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और ये पहला वीडियो है और आई होप कि रिस्पॉन्स आएंगे कमेंट बॉक्स में। आप कमेंट करें कि वीडियो कैसी लगी और क्या क्या इसमें ऐड करने का ज़रूरत है, क्योंकि फर्स्ट वीडियो है, एक्सपेरिमेंटल वीडियो है। एक्सपेरिमेंट कर करके हम लोग अपने जो फाइनल ईयर है उसको परफेक्शन की ओर लेके जाएंगे। थैंक यू।